8th क्लास 10th क्लास से ही मैं अपने पैसे खुद कमा रही हूँ। 1000 रुपये उस समय माँ की तनख्वाह होती थी आंगनवाड़ी सेविका के तौर पे। वेदर इट्स टैलेंट और हार्ड वर्क, ऑल विल गो इन वेन if your attitude is not right. Life happens unexpectedly. People have abandoned me. That is why I know that I should never abandon anybody. 2015 में मैं उनसे बचपन के बाद पहली बार मिली। सॉरी। No matter how life treats you, you have to get up, dress up, show up and never give up. नमस्कार, मैं हूं सौम्या पांडे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्सेस, बिहार फाइनेंस सर्विस, सिलेक्टेड थ्रू 67th BPSC एग्ज़ाम। मेरा जन्म हुआ था बिहार के भोजपुर ज़िले के एक गांव में। मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे और मेरी माताजी एक सुघड़ गृहिणी, चौथी पास महिला। मेरे पिताजी को बहुत भयानक किस्म का पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, आम भाषा में जिसे पागलपन की बीमारी कहते हैं। कि इसका इलाज है, लेकिन जो उस समय गांव का माहौल था उसमें लोगों ने इलाज करवाना उचित नहीं समझा। उनके घर वालों ने झाड़ फूक वगैरह का सहारा लिया, जो ऑब्वियसली काम नहीं करना था। मेरी बहन के जन्म के बाद मेरी माँ का ससुराल में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि एक तो पति सो कॉल्ड तथाकथित रूप से पागल, और ऊपर से 2 बेटियां, बेटे नहीं 2 बेटियां। उन 2 बेटियों को लेकर के मेरी माँ को आना पड़ा अपने मायके जीवन यापन करने के लिए। उस दौरान मेरी माँ बताती है कि कई बार उन्हें भी इस हादसे रूपी जीवन को ख़त्म करने का विचार आया, पर उन्होंने जीना चुना। और हमारे पास चूँकि उस समय तो एजेंसी नहीं थी, तो हमने भी जीना ही चुना। इस तरह मेरा पैतृक गांव छूट गया। बहुत छोटी उम्र में मुझे फिर आखिर उस ख्याल से कि माँ का साथ छोड़ना पड़ेगा, मुझे उससे 2-4 होना ही पड़ा। कभी इस रिश्तेदार के यहाँ, कभी उस रिश्तेदार के यहाँ, कभी पढ़ाई के नाम पर, कभी वहाँ पर काम करने जाना है इस नाम पर। 10-12 साल की उम्र में मैंने सब कुछ सीख लिया, खाना बनाना, बीमार लोगों की तीमारदारी करना, घर संभालना, और एक कुशल गृहिणी की तरह चुपचाप ये सब सहन करना भी। बहुत छोटी उम्र से ही पढ़ाई की ओर मेरा रुझान था, तो मुझे ये पता चल गया कि किताबें ही वो शस्त्र हो सकती हैं। दे कैन बी द ओनली वेपन टू फाइट विथ लाइफ नाउ। मेरी स्कूलिंग भी रेगुलर नहीं होती थी। 8वीं क्लास तक तो नहीं ही रेगुलर हुई, घर ही से पढ़ना होता था। तो 8वीं क्लास के बाद फाइनली मेरी माँ की नौकरी लगी आंगनवाड़ी सेविका के तौर पे। 1000 रुपये उस समय माँ की तनख्वाह होती थी, पर वो 1000 रुपये फिर ऐसा सहारा बना कि मेरा स्कूल में रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे एडमिशन हुआ। तब मैंने 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा वहीं बनारस से मैंने अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट की। मैंने मेहनत की और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग एंट्रेंस निकाला। इंजीनियरिंग उस समय एक एलीट कोर्स होता था, एटलीस्ट हमारे लिए तो था। मेरा एडमिशन हुआ, मैं बीटेक करने गई झांसी। मैंने ठाना कि अब इसी में मुझे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी है और करियर अपना मुझे इसी में बनाना है। उस समय ये सख्त फैसला था, इसलिए सख्त फैसला था क्योंकि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन बहुत अनिश्चितताओं से भरी होती है। आपका सफ़र सफलता पे ख़त्म होगा या असफलता पे कोई नहीं जानता है। एक से एक अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं। तो मेरे घर के लोग, जो कि वो ठीक ही कहते थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करूं। पहले से भी सहयोग नहीं था, कम ही था। पर मेरे इस फैसले के साथ कि मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करूंगी, पूरी तरह से लगभग 0 हो गया। बात करना छोड़ दिया। कई बार तो ऐसा हुआ कि मेरी माँ ने भी मुझसे ठीक से बात करना छोड़ दिया। और उसके साथ साथ मेरे मन में यह चलने वाला प्रश्न कि मेरे पिताजी किस स्थिति में होंगे। उस समय मुझे यही लगता था कि शायद उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, उन्होंने हम लोगों को छोड़ दिया है। मन में यह प्रश्न भी बहुत कुलबुलाता था कि मैं उनसे मिलना चाहूँगी, उनसे पूछना चाहूँगी कि आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने। और इसी दौरान फिर मैंने सोचा कि मुझे पढ़ाई करनी होगी।
और एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन में पहुंचना होगा ताकि मैं अपने घर, अपने गांव वापस जा सकूं, तो लोग मेरी बात सुने, पहले की तरह खारिज ना किया जाए, पहले की तरह यू डोंट बिलोंग हियर ना बताया जाए। और 2015 में मैं उनसे बचपन के बाद पहली बार मिली। उनकी स्थिति देखकर जो शौक मुझे लगा वो आज तक उतरा नहीं है। मैले कुचैले कपड़ों में, जिसमें कि पैंट का एक पैर पूरा यहाँ ऊपर तक चढ़ा हुआ, एक पैर नीचे, एक गंदा सा बोरा लिए हुए, जिसमें कि ईंट पत्थर, कुछ किताबें, सॉरी हाँ, ईंट पत्थर, कुछ किताबें, कुछ पुराने अखबार, यही उनका माल असबाब, यही उनका बिलोंगिंग था। और जिस समय मैंने देखा, मेरी 23-24 साल की उम्र थी उस समय, अपने पिताजी को इस तरह देखा जब मैंने, मेरे पास ऐसी स्थिति नहीं थी, नौकरी नहीं थी, घर नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास कि मैं उन्हें रिहैबिलिटेट कर सकूं। और उससे भी ज़्यादा मेरे पास लोग नहीं थे जो कि यह कहें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ करते हैं। मेरे पास एक ही चॉइस थी कि अभी जो जैसा है उसे रहने दूँ। और उसके साथ साथ मुझे इंस्पिरेशन भी बहुत मिली अपने पिता से, उस अनुपस्थित पिता से जिसने कि कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया था, उन्हें मौका नहीं मिला था कुछ कर पाने का, पर उन्होंने मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख मुझे दी कि व्हाटएवर हैपेंस यू हैव टू शो अप। दैट पर्सन वाज स्टिल सर्वाइविंग। वो फिर भी नौकरी कर रहे थे, उनके डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं थे, उन्हें पैसे बहुत कम मिलते थे, पर फिर भी चूंकि वो एक सरकारी नौकरी कर रहे थे तो उनकी नौकरी जिंदा थी। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी, जबकि सबने उनका साथ छोड़ दिया, परिवार के नाम पे कोई नहीं था, उन्होंने अपना साथ नहीं छोड़ा, जैसे भी हो सका उन्होंने सरवाइव किया। पापा के फिर मैं कलीग्स से मिली, उन्होंने मुझे बताया कि वो एक पैसा किसी से लेते नहीं हैं, ऐसी स्थिति में भी जैसे हो सकता है पूरे स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जीते हैं। और मुझे समझ में आया कि शायद अभी मेरे लिए यही उचित है कि जैसे जो चल रहा है उसे मैं चलने दूं और फिर से आगे मैं अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करूं। मैंने आगे अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसी बीच में फिर मेरी नौकरी लगी, पहले बैंक पीओ के तौर पर, उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर के तौर पर, लेक्चरर के तौर पर, जो कि एक ठीक ठाक इज्जतदार नौकरी है। मैंने उसे ज्वाइन कर लिया। पिताजी को फिर से रिहैबिलिटेट करने के बारे में सोचने लगी। इसी बीच कोरोना आ गया। कोरोना ख़त्म हुआ जैसे ही, मैंने उन्हें ढूंढना शुरू किया। उसी दौरान फिर मेरा यहाँ भी बिहार पीसीएस में सिलेक्शन हो गया। अब मैं इस स्थिति में थी कि मैं पूछ सकूं और मैं जान सकूं, लेकिन जीवन फिर से एक हादसा दे गया मुझे और पिताजी का कहीं ट्रेस नहीं मिल रहा था। जिस जगह पे उन्हें रखा था मेरे चाचा ने, वो वहां से कहीं चले गए। मेरे पास अब उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी एक्सेप्ट सम वीडियोस जो उस व्यक्ति ने बनाए थे जिनके पास वो रह रहे थे। मैंने एफआईआर दर्ज किया, पुलिस के माध्यम से कोशिश की बहुत ढूंढने की, पर अंततः पिताजी अभी तक तो नहीं मिले हैं। लाइफ हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली। वो जिस तरह के हादसे हमें देती है, उनको मैंने किस तरह सर्वाइव किया, मैं आपको यही बताना चाहती थी। और अंत में बस यही कहूंगी कि हमेशा यू हैव टू बी बिगर देन योर सर्कमस्टेंसेस इफ यू हैव टू सर्वाइव दिस लाइफ। जो भी आए उससे आपको 2 कदम आगे बढ़ के सोचना पड़ता है।
और जो भी परिस्थिति मिले उस दौरान आप किसी को भी ब्लेम कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को ब्लेम कर सकते हैं, खुद को ब्लेम कर सकते हैं कि आपने उस परिस्थिति में अच्छे फैसले नहीं लिए। लेकिन अल्टीमेटली ब्लेम करने से तो काम चलेगा नहीं। जिसने भी जो भी किया वो उस समय की अपनी बुद्धि के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किया होगा। एंड अल्टीमेटली यू हैव टू बी द वन हु कंट्रोल्स द लाइफ। तो हमेशा बैक सीट पे नहीं, फ्रंट सीट पे रहकर फैसले कीजिए, और चाहे जो हो जाए उससे आगे बढ़ के आपको दिखाना ही होगा, उससे आगे बढ़ के चलना ही होगा। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम संकल्प है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्योंकि आपने थ्रू आउट लाइफ अलग अलग चैलेंजेस को फेस करा है, तो एज ऑफिसर ये जो आपकी चैलेंज फेसिंग कैपेबिलिटी है आपको कितना हेल्प करती है एज ड्यूटी? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लाइफ ने मुझे जो बनाया है उसमें मैं त्वरित फैसले ले पाने की मेरी कैपेसिटी में बहुत इंक्रीज हुआ है। आई कैन टेक इंस्टेंट डिसीजंस एंड मोस्टली आई डू नॉट delve अपॉन दिस शुड बी डन और दैट शुड बी डन, रादर थिंग शुड बी डन एंड यू हैव टू गेट इट डन एनी हाउ। तो I sometimes I feel fortunate to have this career in which my past experiences are helping. जब मैं बहुत छोटी थी, 8th क्लास 10th क्लास से ही मैं अपने पैसे खुद कमा रही हूँ, और तब से ही मैंने खुद को खुद से ही सर्वाइव किया है। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन टू आई हैड टू वर्क, आई हैड टू लुक आफ्टर माई फैमिली। बाकी लोग मेरे पे डिपेंडेंट थे और मुझे ना कहना नहीं आता है। जो भी मेरे पे डिपेंडेंट है ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका किसी भी तरह हाथ ना छोड़ूं। People have abandoned me. That is why I know that I should never abandon anybody. So I worked hard. I kept earning for myself and for my family, and then kept preparing. Whether it's talent or hard work, all will go in vain if your attitude is not right. You have to keep your attitude head on, strong, and you have to always orient yourself that you are moving towards goal. बीच में जो भी बातें आ रही हैं या जो भी distractions आ रहे हैं, you know how to ward them off. You should know how to ward them off. This is the officer-like quality in which we are told in training that we have to possess, and this is the attitude you have to develop during your preparation. That is why it's a very rigorous thing, and you get to see many harsh realities during preparation. That लोग आपका साथ नहीं देंगे, ताने देंगे, 50 तरह की बातें करेंगे, पर आपका जो एटीट्यूड है इस दौरान कि खुद को हेड स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है और सिर्फ यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल. This is it going to get you survive whether in life or during exam or any difficult thing. मैम मेरा नाम सुमित है। मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि बीपीएससी का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा लेंदी होता है और बड़ा होता है, तो लोग जो अधिकतर जो तैयारी करते हैं उसके वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उनको मोटिवेशन खोजने लगते हैं कि कैसे उसको कंटिन्यू करें। तो आपके लिए आप कैसे की मैम? आपको अगेन मैं फिर से वही कहूँगी, यू हैव टू कीप योर एटीट्यूड हेड स्ट्रॉन्ग. एंड हाउ डज इट अप्लाई इन कंटेक्स्ट ऑफ एग्जाम? यू हैव टू सी कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है. जो भी फालतू चीज़ें हैं उससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. सिलेबस जो है समंदर जैसा होगा, पर अगर आपकी नज़र लक्ष्य पे है तो आप समझ जाएंगे कि एग्जाम में प्रश्न किस तरह से आते हैं, और जिस तरह के प्रश्न आते हैं आपको बस वही प्रिपेयर करना है. अगर आप इधर उधर बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करने लगेंगे तो तब तो एग्जाम नहीं निकलेगा. एग्जाम इज बेसिकली बैटल ऑफ नर्व्स. If you are able to maintain a hold on it, then you are able to do it. तो आपको समझना है कि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं. प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, और प्रीवियस ईयर पेपर्स ही आपकी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना चाहिए. अगर इफ समथिंग एल्स, सम कोचिंग नोट्स और सम टॉपर्स टॉक is motivating you, are not on the right path. Who is the ultimate guidance for you? The previous year papers, and you have to orient your preparation according to that only. Ansneha, so मैम आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या रही अटेम्प्ट के करने, और कितने अटेम्प्ट्स लगे आपको इसको क्लियर करने में? एक्चुअली पहले मैं यूपीएससी पे फोकस्ड थी और मुझे लगता था कि आई एम आईएएस मटेरियल, जैसा कि सबको मुगालता होता है. तो खैर वो तो नहीं हुआ. यूपीएससी में मैंने मेंस दिए हैं बहुत सारे, 3 मेंस दिए हैं. लेकिन बीपीएससी के लिए अगर मैं कहूँ तो मेरे 3 अटेम्प्ट्स लगे हैं बीपीएससी में. इससे पहले एक बार मैंने मेंस छोड़ दिया था यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, उसी दौरान वो भी एग्ज़ाम था तो. और एक बार मैंने इंटरव्यू दिया था बीपीएससी में, और ये 3rd अटेम्प्ट में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है. एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स वेरी मच टू जोश टॉक्स, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और इतने इत्मीनान से मेरी बातें सुनी, और इसके माध्यम से किसी को भी जीवन में कुछ फ़ायदा होता है तो मुझे लगेगा कि इतना संघर्ष जो मैंने किया वो किसी तरह से फलीभूत हुआ है. इट्स सक्सेसफुल इन सम रिगार्ड. सो थैंक यू वेरी मच जोश टॉक्स, एंड thank you so much audience for having patiently listened to me.